आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लगातार हमारी यह हिंदी की कक्षा चल रही है, जिसमें कि हम लोग आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वह अंदाज आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से आप लोग इसको और भी प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो संज्ञा क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ बारीकियां इसमें बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग संज्ञा के जो भेद हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप लोग यहाँ पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों को भी इस मंच का हिस्सा जरूर बनाएं, ताकि हम लोग हिंदी भाषा को सुदृढ़ और सभी लोगों तक पहुंचा पाने में समर्थ हो सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर हमने जो परिभाषा लिखी है, आप इसको कुछ इस प्रकार से याद करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो परिभाषा है, तो इसमें हमने लिखा है संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के बारे में लिखा है कि जिससे किसी वस्तु, भाव, स्थान और जीव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो ये जीव का नाम है, यह एक नया शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हम व्यक्ति लिखते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो आपने यहाँ पर देखा होगा, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर जो जीव का नाम शामिल किया हूं उसका क्या कहने का मतलब है। अब व्यक्ति से आदमी सोचता है कि किसी व्यक्ति मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, जो भी कुछ है इस तरह से समझता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जीव के नाम में क्या है कि अब जीव में जो भी जीवधारी हैं उन सभी की बात की गई है, जो कि चलते फिरते होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा व्याख्यायित किया है। तो आप देखेंगे वस्तु में जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, छत, कुछ भी जो भी कुछ वस्तुएं हैं हमारी, यानी कि लोटा, थाली, ग्लास, चम्मच, जो भी कुछ आप कह लीजिए, वो सब यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब दूसरा आता है दोस्तों भाव। अब भाव क्या है? भाव दोस्तों, हम लोग इसको सिर्फ महसूस कर पाते हैं, हम इसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, क्षमा, दया आदि। तो दोस्तों, इनको क्या है कि हम पार्टिकुलर तो किसी आदमी के मतलब आदमी जैसा तो होता नहीं है कि हमने उसको देख लिया हाँ जी ये है, लेकिन हम इसको देख करके महसूस करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि भाई कोई आदमी हमसे प्रेम कर रहा है, गुस्सा है या फिर जो भी कुछ है। तो भाव के अंतर्गत आप लोग देख पाएंगे जैसे किसी का क्रोध करना हुआ, उसके बाद में प्रेम हो गया, साथ ही क्षमा, दया, इस तरह की जो चीजें होती हैं वह दोस्तों भाव के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें कि हम लोग महसूस करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा यहाँ स्थान। जैसे आपने किसी देश का नाम, उसके बाद कोई नदी है, कोई पहाड़ है, पर्वत है, झरना है, या फिर आप देखेंगे स्थानों के नाम जो कि लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये सब स्थान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में आता है आगे जो कि है सबसे नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, जीव का नाम। अभी तक आप लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ते थे, लेकिन मैं यहाँ पर जीव का नाम यहाँ शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे आपका कॉन्सेप्ट है वह एकदम क्लियर रहेगा कि आखिर संज्ञा में जो ये जीव का कॉन्सेप्ट है वह क्या है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो जैसे दोस्तों हमने जीव के नाम के अंतर्गत कोई राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम हुआ, इसी तरह से कृष्ण हुआ, सीता हुआ, पार्वती हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, हिरण हुआ, या मछली हुआ, चिड़िया हुआ, जो भी कुछ है इस तरह जो भी जानदार चीजें हैं दोस्तों, वह सब क्या है, जीव के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जीव का नाम लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को यह कभी ना सोचना पड़े कि यार व्यक्ति का मतलब क्या। तो यहाँ इसीलिए हमने जो जीव का नाम है उसको शामिल किया है।
अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं कुल मिलाकर के 5 होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो कि है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत वह चीजें आएंगी जैसे किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, कोई पदार्थ हो जाएगा और कोई व्यक्ति। व्यक्ति जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, राम, श्याम, गीता, सीता वगैरह वगैरह। और उसके बाद दोस्तों आता है जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार के जब वस्तु या पदार्थ या व्यक्तियों का जहां पर बोध होता है वही दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम समूहवाचक में आते हैं जो कि तीसरे नंबर पर है। समूहवाचक के अंतर्गत दोस्तों जो व्यक्ति या वस्तु का जो समूह के रूप में प्रतिनिधित्व होता है तो वही समूहवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद जो चौथा रूप है वह है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो इसके अंतर्गत जिन वस्तुओं की हम लोग या जिन द्रव्यों की हम लोग माप तौल कर लेते हैं उन्हें ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसमें कोई गिनने वाली चीज शामिल नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं भाववाचक की तरफ। तो दोस्तों यह है 5वां टाइप संज्ञा का। तो भाववाचक के जो अंतर्गत आते हैं वह किसी के भाव हो गए जैसे कि हमने बताया क्षमा, दया या क्रोध आदि। उसके बाद दशा जैसे बोलते हैं ना बहुत ही निरीह, उसके बाद क्या बहुत जर्जर, इस तरह की जो चीजें होती हैं, बहुत खुश या बहुत दुखी, बहुत क्रोधी, इस तरह से। उसके बाद धर्म मतलब उसका जो गुण है उस गुण के अनुसार। उसके बाद कार्य, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत ये आएंगे। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की जो स्थितियां हैं वह आप लोगों ने यहाँ पर देखा, जैसे व्यक्तियों के नाम मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वहां पर। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नदियों और समुद्रों एवं पर्वतों के नाम, अब नदियों में जैसे गंगा, यमुना, इस तरह से। समुद्रों में जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। इसी प्रकार से पर्वतों में जैसे एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, इस तरह के नाम। देशों के नाम, देशों के नाम के अंतर्गत जैसे कि हमारा भारत हो गया, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि। इसी प्रकार से दिनों, महीनों और वर्षों के नाम। तो दिनों में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसी प्रकार से महीनों के नामों में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वर्षों में जैसे 2001, 2002, 2003, इस तरह से जो वर्ष आएंगे। इसके बाद आता है पुस्तकों में। पुस्तकों में आप देखेंगे जैसे रामायण, गीता, महाभारत, इसके साथ ही अन्य जो भी कोई आपकी कोई भी पुस्तकें आती हैं। उसके बाद अगर हम समाचार पत्रों की तो इनमें जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। और पत्रिकाओं में जैसे कि कई प्रकार की पत्रिकाएं चलती हैं तो उनके नाम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पर्वों के बारे में जो यानी कि त्योहार होते हैं, होली, दीपावली, ईद वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। इसके बाद इसी तरह से जो ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के जो नाम होते हैं वह भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आप देखेंगे। ऐतिहासिक युद्धों में जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इस प्रकार से। और यदि घटनाओं के बारे में तो जैसे जलियांबाग हत्याकांड, इसी प्रकार से चौरी चौरा कांड, या इसी प्रकार से अन्य जो घटनाएं हैं उनके बारे में। के बाद यहाँ राष्ट्रीय जातियों की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, राष्ट्रीय जातियों मतलब नागरिकताओं से है। जैसे अगर भारत का व्यक्ति है भारतीय, इसी प्रकार से बांग्लादेश का बांग्लादेशी, इसी तरह से चीन का चाइनीज आदि। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा
होने की जो स्थितियां हैं वह दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, जैसे संबंधियों के नाम, व्यवसायों के नाम, पदों के नाम और कार्यों के नाम। तो दोस्तों इसमें संबंधियों में आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं भाई, बहन, चाचा, ताऊ, इसके साथ ही नाना, नानी आदि जो भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से आप व्यवसाय में देखेंगे, जैसे डॉक्टर हुआ, प्लम्बर हुआ, मिस्त्री हो गया आदि जो भी व्यवसायों के नाम हैं वह दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। अब पदों में अगर हम देखें तो पदों में जैसे विधायक, सांसद, सभासद, पंच, प्रधान आदि जो आते हैं वह पदों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अगर हम कार्यों के नाम देख लें तो दोस्तों कार्यों में जैसे कि चोरी, ठगी, छिनैती और डकैती आदि जो इस तरह के कार्य होते हैं वह सब इसी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण और उसके बारे में। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे स्कूल है, कचहरी, छावनी, विद्यालय, थाना, कार्यालय, काफिला, कारवां, सभा, झुंड, गुच्छा, घौंद, लश्कर आदि जो ऐसे शब्द हैं वह समूहवाचक संज्ञा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो गुच्छा देखे हैं तो गुच्छा आप हमेशा याद रखना, जो ये गुच्छा होता है वह हमेशा अंगूर का होता है। लेकिन आप कई जगह पर देखे होंगे कि गुच्छा शब्द को अन्य चीजों के साथ भी प्रयोग किया जाता है, परंतु वह सही नहीं है। तो अगर सही देखें तो सिर्फ अंगूर का ही होता है। अगर बाकी का क्या होता है आप पूछेंगे, जैसे कि केला का क्या होता है, तो केला वगैरह या अन्य जो भी फल होते हैं उन सब का घौंद होती है। जिस घौंद को यदि आप दूसरा नाम सुनना चाहें तो वो होता है घमर। आप गांव वगैरह में खूब सुनते होंगे कि घमर बोलते कि केला की घमर काट लो, तो वो घमर होता है। तो यहाँ सिर्फ जो गुच्छा शब्द है यानी जो गुच्छा है वो हमेशा याद रखना अंगूर का ही होता है, बाकी सब जितनी भी चीजें हैं उनका घमर ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ये समूह यानी है ये जाति का एक भेद है, यानी कि उसी का एक प्रकार है। और जो ये समूह का दायरा होता है वह सीमित होता है, लेकिन जो जाति होती है तो जाति का कोई दायरा सीमित नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि जो सभी समूहवाचक संज्ञा है वह प्रयोग के अनुसार जातिवाचक अथवा व्यक्तिवाचक होती है। अगर किसी प्रश्न के विकल्प में यह दिया जाए कि जातिवाचक और समूहवाचक दोनों संज्ञाओं में से आपको किसको ज्यादा प्राथमिकता देना है, तो आपको जब भी आपके प्रश्न में दोनों ही चीजों का विकल्प दिया हो यानी कि जातिवाचक और समूहवाचक का, तो आपको सबसे पहले जो टिक मारना है वह मारना है समूहवाचक पर। समूहवाचक को ही आप लोग प्राथमिकता देंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है वही दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह चीज ध्यान रखना है कि सभी द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती हैं वह जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कैसे? तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है कपड़ा। तो कपड़ा क्या है? तो यह एक जाति को प्रेजेंट करता है। तो इसके अंतर्गत तो कई प्रकार के जैसे कि सूती कपड़ा, टेरिकॉट कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा आदि आ जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यह जाति को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चूंकि इस कपड़े को हम लोग माप या तौल सकते हैं, यानी कि तौलने या मापने के हिसाब से यह आया है, यानी कि इसको जब भी आप कपड़ा कहीं लेने जाते हैं तो इसको आप मापते हैं कितने मीटर चाहिए या कितने सेंटीमीटर चाहिए। जहां पर जो भी पैमाना मापने वाला जब लग जाता है यहाँ पर,
तो यह दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ सभी के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी वह दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होंगी। और जो आप पहचानने का जो तरीका होगा वह यह होगा कि जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं उनको आप माप या तोल सकते हैं। तो जैसे कपड़ा है, इसको आप माप सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ मैंने आम लिखा है, तो आम को आप तोल सकते हैं। तो आम में आपने देखा, आम से तो बहुत सारी यानी जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से होगी, तो वो देखो दोस्तों, जैसे कि चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, रिरी हो गया, आदि अनेक प्रकार के आपको आम होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आम जो है जातिवाचक, लेकिन दोस्तों चूंकि इसको हम लोग तौल सकते हैं इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों ये जो चौसा है, तो चौसा को भी हम लोग इधर लिख सकते हैं, चौसा आम। तो अब चौसा आम जो है, अब यदि हम यहाँ पर चौसा को देखें तो चौसा के अंतर्गत जितने भी आम होंगे वह विश्व के अंदर वह सभी चौसा के अंतर्गत ही आएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चूंकि चौसा आम की बात की जा रही है तो यह इसको हम तौल सकते हैं, इसलिए यह बनेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हम दोस्तों इसी प्रकार से आते हैं फल में। तो फल को अगर देखा जाए तो इसको हम तौल सकते हैं, जैसे कि सेब हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, तो इनको हम तौल सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो फल के अंतर्गत सेब भी आता है, अंगूर भी आता है, आपका केला भी आता है, अमरूद भी आता है, आम भी आता है, लीची भी आता है, आदि अनेक प्रकार की चीजें जो कि फल के अंतर्गत आती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा है। तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया है आपको कि जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा भी होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो भाववाचक संज्ञा जो कि आखिरी हमारा यहाँ पर प्रकार है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और यह जो है ये कई पार्ट में, यानी कि इसके कई टाइप हैं, उनको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसको हम कल पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका काफ़ी समय जो है वो बीत चुका है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ हमने यहाँ पर आप लोगों को समझाया वह काफ़ी अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें, ताकि हम लोग मिल करके और भी हिंदी के कारवां को आगे बढ़ा सकें। तो मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का